हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पीसीएस बाय एस्पिरेंट्स। उत्तर प्रदेश पीसीएस जीएस पेपर 5 की तीसरे वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के वास्तुकला, उसके महत्व और रखरखाव पर। जीएस पेपर 5 का पॉइंट 2 अगर आप सिलेबस में देखें तो वो वास्तुकला से संबंधित है, खास तौर पे उत्तर प्रदेश की वास्तुकला। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा पेपर 5 के पॉइंट 2 है, वास्तुकला, उनका महत्व और रखरखाव, उत्तर प्रदेश के संग्रहालय, पुरालेख और पुरातत्व। चूँकि मैं वीडियो को 10 से 15 मिनट में ही रखना चाह रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तुकला और उसके महत्व और रखरखाव के बारे में, और अगला वीडियो जो होगा वो होगा उत्तर प्रदेश के संग्रहालय, पुरालेख और पुरातत्व पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस अध्याय की, जिसका नाम है वास्तुकला। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी पवित्र नदियां हैं। खास तौर पे गंगा नदी की बात अगर हम करें, गंगा और यमुना और सरस्वती का संगम इलाहाबाद में देखने को मिलता है। और आर्य सभ्यता, जिसको हम वैदिक सभ्यता भी कह सकते हैं, उसका विकास भी उत्तर प्रदेश की ही भूमि पर हुआ है। खास तौर पे गंगा के मैदान की हम बात उसमें करते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में हिंदू, इस्लामी, बौद्ध, यूरोपीय जैसे शक्तिशाली राज्यों और साम्राज्यों की एक धारा का उदय हुआ, जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विकास पर पड़ा। और उत्तर प्रदेश की जो समावेशी संस्कृति है, ये इसी का परिणाम है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो बौद्ध, हिंदू, इंडो इस्लामिक और इंडो यूरोपीय संस्कृतियों के संगम से प्रेरित है। उत्तर प्रदेश का जो स्थापत्य है, उत्तर प्रदेश की जो वास्तुकला है, उस पर कोई एक पक्ष, किसी एक पक्ष का प्रभाव नहीं है। उस पर बौद्ध का भी प्रभाव है, हिंदू मत का भी प्रभाव है, हिंदू धर्म का भी प्रभाव है, इंडो इस्लामिक शैली का भी प्रभाव है, और इंडो यूरोपीय संस्कृतियों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में वास्तुकला के चमत्कारों में बौद्ध स्तूप और विहार आप देख सकते हैं, प्राचीन मठ देख सकते हैं, किले, महल, मंदिर, मस्जिद, समाधि, स्मारक और बहुत सारी सामुदायिक संरचनाएं इसमें शामिल हैं। इसके अलावा शिक्षा, तीर्थ, इसके लिए भी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश। तो खास तौर पे आगरा हो गया, वाराणसी है, प्रयागराज है, लखनऊ है, झांसी, मथुरा, कानपुर, मेरठ, मिर्ज़ापुर जैसे शहर हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं वास्तुकला, स्थापत्य कला। खास तौर पे बात करें तो देखिए, जब आपने पढ़ा होगा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जीएस पेपर 1 में जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो वहाँ आपको पता चलता है कि मेहराब बनते थे इस्लामिक कल्चर में, और किस तरह से पिलर्स बना करते थे। और ये जो आप एक शैली देख रहे हैं, ये वाला, ये आप देख रहे हैं इस तरह से, फिर यहाँ पर देखिए ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो ये सब आपने जीएस पेपर 1 में इसके बारे में पढ़ा होगा कि मेहराब किसको कहते हैं। तो मुगल वास्तुकला जो है वो, उसकी बात अगर हम करें तो मुगल वास्तुकला हिंदू, इस्लामी और मध्य एशियाई संस्कृतियों का मिश्रण है। जब मुगल भारत में आते हैं और जब मुगलों ने स्थापत्य बनाना शुरू किया तो उनके पास एक तो उनकी अपनी शैली थी जो इस्लामिक शैली है, और दूसरा यहाँ पर हिंदू शैली थी वास्तुकला की। तो हिंदू शैली प्लस इस्लामिक शैली, और उसके पहले भारत में मध्य एशिया से, बैक्टीरियाई प्रदेशों से जो आक्रमण हुए थे, चाहे हिंद यवनों के आक्रमण हो, चाहे शकों के आक्रमण हो, चाहे पार्थियंस के आक्रमण हो, या कुषाण के आक्रमण हो, तो उनसे भी जो शिल्प में या जो वास्तुकला में जो पक्ष आया है, वो कहीं ना कहीं वहाँ से भी आया है, हिंदू शैली से भी आया है, इस्लामिक शैली से भी आया है। तो इन सबको मिलाकर बनाया। जैसे आप उदाहरण के लिए ताजमहल देखिए, आगरा का किला है ना, फतेहपुर सीकरी है, ये सब कहीं ना कहीं तीनों का मिश्रण है इसमें। उत्तर प्रदेश की संस्कृति को बात करें, देखिए, किसी देश की या किसी भी क्षेत्र की वास्तुकला पर उस देश की, उस क्षेत्र की संस्कृति का प्रभाव जरूर होगा। उत्तर प्रदेश की संस्कृति पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, और यहाँ पर भी हम कुछ बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे लिखा है रामायण और महाभारत, ये दो ऐसे ग्रंथ हैं। इसके बारे में कहा कि उत्तर प्रदेश ने राज्य को मानवता के लिए सबसे दो बड़े उपहारों से पुरस्कृत किया, वो है रामायण और महाभारत। महाकाव्य युग से ही उत्तर प्रदेश के क्षेत्र संस्कृति की कई नई धाराओं द्वारा पोषित किया जा रहा है। और नई धाराओं में कौन से हैं? तो नई धारा में है बुद्ध और महावीर की धारा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की धारा। उसके अलावा ब्राह्मणवादी संस्कृति उत्तर प्रदेश में कैसे है? तो काशी, अयोध्या, प्रयाग, मथुरा जैसे महान क्या कहेंगे कि ब्राह्मणवादी संस्कृति से तात्पर्य क्या है? तो जब आपने पढ़ा होगा वैदिक संस्कृति,
तो वैदिक संस्कृति में कुछ पतन आया, तो पतन आने के बाद उत्तर वैदिक काल आता है। उसके बाद महाजनपदों के समय में बौद्ध और जैन धर्मों का उदय होता है। हालांकि जैन धर्म तो उससे भी पुराना था, मगर उसको पॉपुलैरिटी मिलती है, आप ये कह सकते हैं। और फिर ब्राह्मणवादी संस्कृति जो है ये भी उसी से निकलती है। वैदिक धर्म के बाद से ये शुरू होती है ब्राह्मणवादी संस्कृति। जब वर्णों को जन्म आधारित कर दिया जाता है उत्तर वैदिक काल में, तो वहाँ से कहीं ना कहीं इसका उदय आप देख सकते हैं। तो काशी, अयोध्या, प्रयाग, मथुरा ये पवित्र स्थान उत्तर प्रदेश में हैं। मथुरा ब्राह्मणवादी और बौद्ध दोनों रूपों की दबी हुई प्राचीन कला का एक वास्तविक भंडारगृह साबित हुआ है, और काशी हिंदू कला के समय की तबाही को इसने झेला है। उसके बाद बात करें, इसके लोग जो कई धर्मों के हैं और देश के दूरदराज हिस्सों से आते हैं, लेकिन उन्हें अपनी मूल संस्कृतियों को फिर से बसाने की छूट है। जैसे अफगान, कश्मीरी, बंगाली, पारसी, पंजाबी अप्रवासी आकर उत्तर प्रदेश में बस गए। तो ऐसा नहीं है कि जो आया उसको उत्तर प्रदेश ने मना कर दिया, उत्तर प्रदेश में वो लोग भी रहे। ईसाइयों, हिंदुओं, मुसलमानों और बौद्धों सभी ने अपने धर्मों का अभ्यास करने और इससे आने वाली पीढ़ियों को पारित करने की स्वतंत्रता पाई। तो हम कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष, उदार और प्रगतिशील राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ की सामाजिक और धार्मिक परंपराओं और वर्जनाओं में गहराई है, इसकी बात आप करेंगे। बात करें कला और शिल्प की, तो जब भी हम वास्तुकला की बात करते हैं, खासतौर पर अगर हम कला की बात कर लें, 1 मिनट के लिए कला की बात कर लेते हैं, तो जब हम कला की बात करते हैं तो कला कई तरह की होती है। एक होती है परफॉर्मिंग आर्ट, और एक आपने सुना होगा नॉन परफॉर्मिंग आर्ट, है ना। तो जैसे कि म्यूजिक है, ये भी कला में आएगा। वास्तुकला है, ये भी कला में आएगा। तो नॉन परफॉर्मिंग में क्या आएगा? वास्तुकला हो गया, स्थापत्य कला हो गया, मृदभांड हो गया। और परफॉर्मिंग तो इसमें क्या आ गया? तो इसमें नाटक आ गए, गीत आ गए, नृत्य आ गए। तो ये सब भी कला का ही रूप है। कला और शिल्प की बात करें, खैर हम वास्तुकला पर इसमें बात कर रहे हैं तो उसी की बात करेंगे। प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश में पेंटिंग, मूर्तिकला, धातु, लकड़ी, हाथी दांत, पत्थर और मिट्टी की डिजाइनों की हस्तकला है। पेंटिंग और रॉक पेंटिंग की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल से ही पेंटिंग चली आ रही है। खासतौर पे सोनभद्र और चित्रकूट की गुफाओं में अगर आप देखें तो यहाँ बहुत सारे चित्र हैं, जैसे शिकार करने का चित्र है, युद्ध का चित्र है, त्यौहार का चित्र है, रोमांटिक जीवन का चित्र है, जानवरों के दृश्य हैं। और उत्तर प्रदेश में जो चित्रकला का स्वर्ण काल आया वो मुगल काल था। खासतौर पे जहांगीर के शासनकाल में पूरे भारत की चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। तो उत्तर प्रदेश में भी चित्रकला का जो महत्वपूर्ण विकास हुआ वो जहांगीर के काल में हुआ है। पेंटिंग की मुगल शैली एशियाई संस्कृति की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, और ये अपने आप में अद्वितीय है। इसको आपने पढ़ा होगा जीएस पेपर 1 में जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं। फिर बुंदेलखंड की चित्रकला की बात करें तो बुंदेलखंड की चित्रकला में मथुरा में केशव मंदिर का पुनर्निर्माण किया ओरछा के राजा ने। मथुरा, गोकुल, वृंदावन और गोवर्धन के चित्रों में भगवान कृष्ण के जीवन को दर्शाया गया है। मतलब भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर और उनकी जो भी जन्म के बाद की जो भी लीलाएं हैं, चाहे वो बाल लीला हो, चाहे रास लीला हो, इन सबको पेंटिंग के माध्यम से मथुरा वगैरह में दिखाया गया। तो ये पेंटिंग का महत्व उत्तर प्रदेश में क्या है आप समझ गए, रॉक पेंटिंग्स का महत्व। फिर बात करें शिल्प का महत्व, तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे महत्वपूर्ण शिल्प है उसमें से एक है चिकनकारी। चिकनकारी क्या होती है? तो नाजुक और पारंपरिक हाथ की कढ़ाई होती है। ये मुख्य रूप से लखनऊ में प्रचलित है। शिफॉन, मलमल, ऑर्गेंजा, ऑर्गेंडी और रेशम के कपड़ों पर इसको किया जाता है। चिकन की साड़ियाँ और कुर्ते ये गर्मियों में पहनने के लिए बहुत सही होते हैं। फिर चिकनकारी के अलावा एक और शिल्प है जरदोजी। ये भी कढ़ाई की ही एक कला है। इसमें कढ़ाई 3 आयामों में की जाती है। खास तौर पे वाराणसी में जरी का काम है जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बनारसी साड़ी के बारे में भी आपने सुना होगा। उसके अलावा शिल्प में हम बात करें तो मिट्टी के बर्तन बड़े अच्छे बनाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। कालीन बुनाई के लिए भदोही एक महत्वपूर्ण केंद्र है उत्तर प्रदेश में। देश के 90% कालीनों की आपूर्ति उत्तर प्रदेश से होती है, याद रखिए। और ख़ास तौर पे बुनाई केंद्र में मिर्ज़ापुर है, खमरिया है, भदोही है। फिर धातु के बर्तन भी उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। खासतौर पे मुरादाबाद अपनी धातु कला के लिए प्रसिद्ध है। और किसके लिए है? तो ये पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। तो इटावा, बनारस, सीतापुर इत्यादि भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर रंगीन एनोमिलिंग और जटिल उत्कीर्णन किया जाता है। मतलब पीतल का एक बर्तन बनाया और इसके ऊपर बहुत सारे डिज़ाइन बनाए जाते हैं जो कि महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए। फिर मिट्टी के बर्तन की बात करें तो खुर्जा, चुनार और रामपुर, यहाँ पर सफ़ेद पृष्ठभूमि और नीले और हरे रंग के पैटर्न वाले चमकदार मिट्टी के बर्तन विकसित किए गए हैं। फिर चुनार की काली मिट्टी से भी बर्तन होता है। और ये याद रखिएगा निजामाबाद,
निजामाबाद में प्रचलित कला में चावल के खेतों की मिट्टी से बने काबिज नामक पाउडर से उच्च चमक इसमें होती है, इससे बर्तन बनाए जाते हैं मिट्टी के। खुर्जा अपने सस्ते और सख्त टेबल वेयर के लिए भी जाना जाता है। फिर बात करें टेराकोटा, तो उत्तर प्रदेश का टेराकोटा महत्वपूर्ण है। गोरखपुर में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, गोरखपुर के आसपास के गांव, जहां पर मिट्टी की आकृतियां बनाई जाती हैं और उसको सजाया जाता है। टेराकोटा घोड़े बनाए जाते हैं, हाथी बनाई जाती है, इन सब चीज़ों की। ठीक। उसके बाद आभूषण, तो लखनऊ अपने गहनों और इनेमल के काम के लिए जाना जाता है। लखनऊ के बिदरी और जरबुलंद चांदी के काम में हुक्का फराशी, गहनों के बक्से, ट्रे, कटोरे, कफलिंक, सिगरेट होल्डर इत्यादि पर कढ़ाई की जाती है, बनाया जाता है। ठीक है। हाथी दांत और हड्डी की नक्काशी लखनऊ में बड़े पैमाने पर होता है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। फिर बात करें इत्र की, तो 19वीं शताब्दी में लखनऊ में अत्तर या इत्र को अत्तर भी कहते हैं, इसका उत्पादन शुरू हुआ। और ख़ास तौर पे इत्र कहाँ का मशहूर है, कमेंट करके बताइए आप, पता होगा आपको। चलिए, उसके बाद अब हम बात करें कि वास्तुकला का महत्व और रख रखाव। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के कारण बहुत महत्व रखती है। ये लाइन मैंने क्यों पढ़ा, इसलिए पढ़ा क्योंकि आप आंसर राइटिंग में इस लाइन का डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश प्राचीन और मध्यकालीन वास्तुशिल्प चमत्कारों का घर है, जो राज्य के गौरवशाली अतीत और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। सबसे महत्वपूर्ण नाम है ताजमहल, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है और मुगल बादशाह ने बनवाया था मुमताज़ की याद में। ये सब तो आपको पता ही होगा, जीएस पेपर 1। ताजमहल के अलावा लखनऊ में इमाम बाड़ा है। फिर फतेहपुर सीकरी के जो स्मारक हैं वो महत्वपूर्ण है, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। उत्तर प्रदेश की वास्तुकला में कई मंदिरों का भी और कई मस्जिदों और चर्चों का भी उल्लेख करना है, जैसे वाराणसी में काशी मंदिर, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, लखनऊ का जामा मस्जिद और अयोध्या की राम मंदिर का भी आप उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इन ऐतिहासिक और धार्मिक स्मारकों के अलावा उत्तर प्रदेश अपनी पारंपरिक वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि छतरी और एक गुंबद आकार की छत वाला एक छोटा मंडप और हवेली, एक केंद्रीय प्रांगण के साथ पारंपरिक हवेली। जैसे इसमें क्या होगा कि ऐसे एक बन गया, एक स्मारक के लिए ये क्षेत्र हो गया और इसमें गुंबद बनाए जाते हैं, तो गुंबद ऐसे गुंबद बन गया, इसके ऊपर गुंबद बन गया और गुंबदों में अलग अलग तरह की डिजाइनिंग की जाती है, ये भी आपने देखा। और इस गुंबद में भी कई अलग अलग तरह के गुंबद बनते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो ऐतिहासिक या धार्मिक स्मारक हैं, ये वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध हैं और अपनी सांस्कृतिक दृष्टि के लिए। आप इस लाइन को अगर आप याद करें तो ये आपके उत्तर में कंक्लूजन के तौर पर आ सकता है कि कुल मिलाकर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से उत्तर प्रदेश की वास्तुकला का बहुत महत्व है। राज्य की स्थापत्य विरासत न केवल इसके समृद्ध अतीत के लिए एक वसीयतनामा के रूप में काम करती है, बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों को भी आकर्षित करती है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान में योगदान करती है। अब हम बात करें उत्तर प्रदेश की विभिन्न वास्तुकला में, तो सबसे पहला जो आपका बात हम करने वाले हैं इस वीडियो में, वो है बौद्ध वास्तुकला। देखिए, बौद्ध वास्तुकला पाल वंश के समय में पाल शासकों ने जो बौद्ध कला को संरक्षण दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो खैर वो तो आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं, पर यहाँ हम जब उत्तर प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे हैं, जीएस पेपर 5 की बात कर रहे हैं, तो हम मुख्यतः उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। तो जो भी प्राचीन बौद्ध स्मारक बने सारनाथ में, बहुत सारे उसमें खंडित हो गए और केवल खंडहर मात्र बच गए हैं, पर उन खंडहरों से भी यह पता लगता है कि कितनी समृद्ध विरासत रही होगी, कितना भव्य वह अपने समय में रहा होगा, वो वास्तु या वह स्थापत्य कितना भव्य रहा होगा, इसकी जानकारी मिलती है। तो उत्तर प्रदेश में सारनाथ में धमेक स्तूप है, लंबाई चौड़ाई नहीं याद करनी है आपको। यहाँ आप देखिए, ये धमेक स्तूप है सारनाथ का, ठीक, भग्नावशेष से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सब। फिर धर्मराजिका स्तूप है, कुछ पूर्व अशोक स्तूपों में से एक है, ये अशोक से पहले है, धर्मराजिका स्तूप अशोक के पहले है। फिर अशोक स्तंभ भी यहीं पर है। अशोक की शेर राजधानी वर्तमान में सारनाथ संग्रहालय में है और आक्रमण के दौरान तुर्क आक्रमणकारियों ने इसको तोड़ दिया था, लेकिन आज भी वह अपनी जगह पे खड़ा है। और अशोक स्तंभ का क्या महत्व है आपको पता ही है। यहाँ पर अशोक स्तंभ में देखिए, जो अशोक का जो स्तंभ हुआ करता था वो कुछ इस तरह से होता था कि ये स्तंभ है और एक ये फाउंडेशन हो गया और इसके ऊपर किसी जानवर का चित्र हुआ करता है, जैसे शेर मान लीजिए। तो अशोक के स्तूप में जो यहाँ पर है, अशोक का जो पिलर है वहाँ पर सिंह है। ठीक है। उसके बाद बात करें हिंदू स्मारक की, तो हिंदू स्मारकों में सबसे महत्वपूर्ण है
देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त वंश से संबंधित है, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि, और उसके साथ ही साथ अब आप ये भी याद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या के राम मंदिर। ये देखिए कितना भव्य है ये है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये गुप्तकालीन है, आप याद रखिएगा कि गुप्त काल के स्थापत्य का उदाहरण है ये, ठीक। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रांगण आप देख सकते हैं, ये भी भव्य है। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी चर्चा में रहेगा, उसको भी आप याद रखिए। उसके अलावा अब हम बात करते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की। तो सल्तनत काल की जब हम बात करेंगे तो सल्तनत काल में जौनपुर में अटाला मस्जिद है, जो कहीं ना कहीं हिंदू वास्तुकला से भी प्रभावित दिखती है। अब हिंदू वास्तुकला इस्लामिक वास्तुकला में क्या अंतर है, इसके लिए आपको आर्ट एंड कल्चर जीएस पेपर 1 पढ़ना चाहिए। फिर हम बात करें मुगल कला में, तो 3 विश्व धरोहर स्थल उत्तर प्रदेश में है मुगल काल से संबंधित। एक है ताजमहल आगरा का, एक है आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। इलाहाबाद का किला गंगा नदी के साथ संगम के निकट यमुना के तट पर स्थित है, यह अकबर के द्वारा निर्मित सबसे बड़ा किला है। फिर बात करें अवध की, तो राज्य की राजधानी लखनऊ है। और इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, ये ऐतिहासिक स्थल है। इसके अलावा ब्रिटिश रेजिडेंट्स के जो क्वार्टर बनते थे उस समय वो भी थे। ये देखिए बड़ा इमामबाड़ा का सामने से लिया गया चित्र है, कितना भव्य आपको दिख रहा होगा, ये आप इसको ध्यान से देखिए। देखिए इन्हीं को कहते हैं मेहराब। ये जो ऐसे ऐसे आकार बना है ना, ऐसे, ये देखिए ये झरोखा हुआ करता था, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर गुंबद भी आपको दिख रहा होगा। तो ये है बड़ा इमामबाड़ा। फिर ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की बात करें तो इलाहाबाद में एक पब्लिक लाइब्रेरी बनी है जो स्कॉटिश बैरोनियल शैली में निर्मित है, गोथिक पुनरुद्धार शैली में निर्मित है। ऑल सेंट्रस कैथेड्रल इलाहाबाद और कानपुर मेमोरियल चर्च, ये चर्च हैं जो यूरोपीय शैली में बने हुए हैं। लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन देखिए और कानपुर का सेंट्रल रेलवे स्टेशन देखिए, ये भी इंडो सरसेनिक स्टाइल में बनाए गए थे। फिर वास्तुकला के रखरखाव की बात करें तो किसी भी प्रदेश की या देश की वास्तुकला को ठीक से रखरखाव किया जाए, उनका संरक्षण किया जाए, तभी वो बच पाते हैं। क्योंकि ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर तो हैं ही, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी हैं, आर्थिक फ़ायदा भी, आर्थिक मजबूती भी पहुंचाते हैं ये राज्य को, सरकार को। तो इसके लिए इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे ताजमहल और आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, इसकी गिरावट को रोकने के लिए संरक्षण के प्रयास की आवश्यकता है। आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि ताजमहल का जो सफ़ेद रंग है वो पीला पड़ रहा है। और ये पीला क्यों पड़ रहा है? क्योंकि मथुरा में रिफाइनरी है और मथुरा की रिफाइनरी से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड का रिलीज होता है और फिर वो जाकर वायुमंडल में जब बारिश होती है तो वो एसिड रेन बनता है और एसिड रेन के गिरने से ताजमहल का कलर जो है वो पीला पड़ रहा है। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कई कारक उत्तर प्रदेश में वास्तुकला की स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं, जिनमें प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, पर्यावरणीय कारक भी हैं और मानवीय गतिविधियां भी हैं। तो इन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अवैध निर्माण को और अतिक्रमण को रोकना पड़ेगा, ये इसके लिए है। उसके बाद इसके लिए कुछ सरकारी संगठन और कुछ एनजीओज ने भी काम किया है। जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राज्य के अधिकांश ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है और नियमित सफाई, मरम्मत, जीर्णोद्धार जैसे काम ये करती रहती है। इसके अलावा एक परियोजना है एडॉप्ट हेरिटेज योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना की शुरुआत की है और साथ ही साथ हेरिटेज आर्क परियोजना की भी शुरुआत की है, ताकि अपने इन एंशिएंट हेरिटेज को बचाया जा सकते, इन विरासत स्थलों, ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षण दिया जा सके। ठीक है। उसके अलावा जागरूकता अभियान और जन भागीदारी के लिए प्रयास किए जाते हैं, सरकार की तरफ से भी और गैर सरकारी संगठनों की तरफ से भी। तो अंत में क्या कहेंगे आप? अंत में ये कहेंगे कि वास्तुकला की स्थिरता और इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार के साथ साथ आम जनमानस को जोड़कर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच पे काम करना पड़ेगा। स्वदेश दर्शन योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की, रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट जैसे पर्यटन सर्किट बनाए गए, हेरिटेज आर्क बनाया गया, ताकि इन स्थलों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े और जब जागरूकता बढ़ेगी तो अपने आप उसका संरक्षण भी होगा। तो कुल मिलाकर अगर आपसे एक मेंस में प्रश्न पूछे तो ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की वास्तुकला पर टिप्पणी लिखते हुए उत्तर प्रदेश की वास्तुकला के संरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास, सरकार द्वारा नहीं भी लिखे तो किए जा रहे प्रयास
और उसमें अपनी अपनी तरफ से कुछ पॉइंट आपको जोड़ने के लिए बोलेगा कि एक तो उसके प्रयास बताइए और फिर बताइए कि आपके हिसाब से और क्या किया जा सकता है। तो वही जन भागीदारी सुनिश्चित की जाए, जागरूकता लाई जाए, जो प्रोग्राम्स हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से किया जाए, ये सब बातें आपको लिखनी होंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।